हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और प्यारे बच्चों, अध्याय जो 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, यहाँ से प्यारे बच्चों 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 नंबर मायने रखता है आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर 1.5%। समझ रहे हैं ना, मतलब पूरे ऑल ओवर आपका जब सब्जेक्ट का परसेंटेज बनेगा तो 1.5% आपका मायने रखता है। तो शुरू करते हैं यार। इसका अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इकाई 6 अध्याय जो आपका 9 है प्यारे बच्चों, इसमें किरण प्रकाशिकी प्रकाशिकी यंत्र है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों वहां पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, उत्तल दर्पण द्वारा छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को 30 डिग्री घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण निम्न कोण से घूम जाती है। तो यदि परावर्तन हो रहा है बच्चों तो जितना आपतित किरण होती है उतना ही परावर्तित होती है, तो सबको पता है। यदि देखिए आपतित किरण स्थित रखकर दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया जाता है तो यहाँ पर दर्पण को घुमाया जाता है, परावर्तन तो होगा लेकिन घुमाने पर दिक्कत हो जाती है। घुमाने पर जो कोण है वो डिफरेंस हो जाता है। यदि घुमा देंगे 30 डिग्री तो उसके 2 गुना जो है परावर्तित किरण का कोण बन जाएगा, तो परावर्तित किरण 60 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, यदि दर्पण स्थिर होता तो फिर 30 डिग्री परावर्तन कोण बनता। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। एक प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबित आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। प्रकाश किरण किसी दर्पण अभिलंब पर आपतित होती है, मतलब 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर, क्योंकि अभिलंब पर सीधा आपतित होते हैं भैया। ठीक है, तो जो परावर्तन कोण होगा वो बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा, वो बिल्कुल दर्पण की सतह से होकर जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। 4 ऑप्शन है देके रखा है, तो इसका हो जाएगा r बराबर 2f, r बराबर 2f, चाहे वो उत्तल दर्पण के लिए चाहे वो अवतल दर्पण के लिए। r बराबर 2f, ये 2015 का क्वेश्चन है। आगे देखिए, बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है किसके द्वारा, अवतल के द्वारा, उत्तल के द्वारा या कि समतल के द्वारा। 5वें का तो अवतल के द्वारा। छोटा यदि होता तो वो उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है, छोटा एवं आभासी। लेकिन अधिकतम बड़ा बनाना है तो फिर अवतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। अवतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकती जबकि वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच हो। देखिए, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त नहीं की जा सकते, मतलब जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा स्थित होता है, तो जब हमारा वस्तु कहाँ हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो। ध्रुव मतलब आपको पता है दर्पण का केंद्र बिंदु, ठीक है, फोकस यानी एफ, इसके बीच हो प्यारे बच्चों, तब हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए क्या बोला जा सकता है कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है। ठीक, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है कब, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, बाकी सभी का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो हमने पहले ही बताया, यदि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो वो वस्तु कहां पर होगा, ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना 19 क्वेश्चन है, फटाफट शुरू करते हैं। प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते को बदल देती है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को कौन सा नियम कहते हैं प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम, अपवर्तनांक जिसे बोलते हैं, अपवर्तनांक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही है और उसके मार्ग को उलट दें तो वह उसी मार्ग में प्रवेश करती है या उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन।
यहां पर देखिएगा आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो ये कौन सा कोण कहलाता है? तो क्रांतिक कोण होता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वह कोण जो कहलाता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को जलाशय दिखाई पड़ने से दृष्टि भ्रम को क्या कहा जाता है? यदि हम रेगिस्तान में चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है आगे चल करके पानी दिखाई दे रहा, तो रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान की मरीचिका बोलते हैं। ठंडे देशों में समुद्र तट पर खड़े व्यक्ति को दूर से आता हुआ जहाज ऊपर वायु में उल्टा लटका हुआ दिखाई देने से दृष्टि भ्रम हो जाता है। इसका कारण क्या है? ये ठंडे देशों की मरीचिका है। ये भैया हमारा रेगिस्तान की मरीचिका है, ठंडे देशों की मरीचिका है। देखिए आप लोग एक बार सुन लीजिए, बस आपको ना लिखना है और ना ही प्यारे बच्चों इसको नोट्स बनाना है, बस आप पेपर के पहले सुनते चलिए, बस हो गया। ओके चलिए। जिस प्रिज्म द्वारा उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधा प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। उसे बोलते हैं ऊर्ध्व शीर्षकारी प्रिज्म, यानी अनुलूमक। लिख लीजिए आप लोग, ऊर्ध्व शीर्षकारी प्रिज्म। आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कौन सी युक्ति है? तो पोलेराइट या प्रकाशिक तंतु। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति है जिससे प्रकाश सिग्नल को टेढ़े मेढ़े, तो प्रकाशिक तंतु के द्वारा प्रकाश सिग्नल को टेढ़े मेढ़े दूर या पास मतलब दूर तक ले जा सकते हैं। नहीं पास में हो या तो बहुत दूरी ले जाना है तो भी हम ले जा सकते हैं। वो किस तंतु के द्वारा? आपका प्रकाशिक तंतु होगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रथम मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको पता होगा ना, प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे। द्वितीय मुख्य फोकस हो जाएगा तो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी बोल देना। स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा कितनी होती है? 1 मिनट होती है। क्या? 1 मिनट। यहाँ पर 1 डिग्री बोलेंगे या 1/60 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट आप लोग लिख लेना। अगला, जिन यंत्रों की सहायता से निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं को देखा जाता है। अच्छा, तो भैया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या बोला? जिन यंत्रों की सहायता निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या बोलेंगे हम? निकटवर्ती जिसको हम देखेंगे उसे बोलेंगे भैया, आपको पता है कि प्रकाशिक यंत्र, निकटवर्ती के लिए सूक्ष्मदर्शी, दूरवर्ती के लिए दूरदर्शी। तो ये सभी के सभी क्या है? प्रकाशिक यंत्र। तो आप प्रकाशिक यंत्र लिख लो। निकटवर्ती देखना है तो हम जैसे मान लीजिए सूक्ष्म वस्तु को देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शी। दूर के वस्तु को देखना चाहते हैं भैया, सूक्ष्म वस्तु बहुत दूर स्थित है, दूरवर्ती, तो दूरदर्शी हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों प्रकाशिक यंत्र हैं, एक तो है नहीं, दोनों है। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा बढ़ा देने पर उसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाती। क्या? विभेदन क्षमता बढ़ जाती, विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी क्या बोलते हैं भैया? तो बोलते हैं आवर्धन क्षमता। क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, 2 मतलब सूक्ष्म, यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा क्योंकि हम संयुक्त करके बनाते हैं इसलिए संयुक्त सूक्ष्म। 2 लेंस है ना, इसलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहेंगे, और जो वस्तु नेत्र की ओर होगा उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर रहता है उसे हम अभिदर्शक लेंस कहेंगे, और जो नेत्र लेंस की ओर रहता है उसे नेत्रिका लेंस कहेंगे, नेत्र की ओर। ओके चलिए, अगला नंबर है, एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो दूरदर्शी की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। किसकी सहायता से? दूरदर्शी की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। अगला है, सहायता से आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड मतलब खगोलीय दूरदर्शी से देखा जा सकता है। आकाशीय पिंड किससे? खगोलीय दूरदर्शी से देखा जा सकता है। और पार्थिव दूरदर्शी की सहायता से पृथ्वी पर स्थित दूर वस्तु को देखा जाता है। पार्थिव दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसके बाद यहां पर आप सही जोड़ी मिलाइए प्यारे बच्चों। सही जोड़ी है, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। ज्यामितीय छाया के प्रकाश का अतिक्रमण क्या कहलाता है? वो व्यतिकरण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, सॉरी, अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है।
ऊर्जा का पुनर्वितरण, बताओ, तो व्यतिकरण है ये। द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगन ने दिया। किसने दिया, हाइगन ने दिया। ओके, चलिए अब यहां पर आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। यदि किसी दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंबित आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये अपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। किस गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। किस गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा, तो उत्तल दर्पण द्वारा भैया वस्तु से छोटा और आभासी बनेगा। अवतल होगा तो वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2 या r बराबर 2f, r बराबर 2f लिख सकते हो या f बराबर r/2 पक्षांतर कर दो। ठीक है, आगे चलिए। संयुग्मी फोकस किन प्रतिबिंबों के लिए सत्य होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। संयुग्मी फोकस किन प्रतिबिंबों के लिए सिद्ध होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। गोलीय दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, तो गोलीय दर्पण को जल में डुबाने पर फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भैया दोनों साइड उसका पृष्ठ उभरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है, तो जो उत्तल दर्पण होता है इसका यदि हम वास्तविक प्रतिबिंब लेंगे तो इसका ऋणात्मक होगा प्यारे बच्चों, और जब हम आभासी प्रतिबिंब लेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। ओके, चलिए। प्रकाश की अपवर्तन की घटना में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। अपवर्तन होता है तो आवृत्ति नहीं बदलता। प्रकाश की अपवर्तन की घटना में कौन सा गुण परिवर्तित हो जाता है, तो प्रकाश का वेग भी परिवर्तित हो जाता है, तरंगदैर्घ्य और आयाम, किंतु आवृत्ति बदलता नहीं है। आवृत्ति नहीं बदलता है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है। किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछे देखने पर अपनी वास्तविक लंबाई तुलना कैसे प्रतीत होगा। आप देख लो, कभी आप झील में देखो, नदी तालाब में कहीं भी देखना, आपका प्रतिबिंब हमेशा आपसे बड़ा ही दिखाई देगा। छोटा या लंबा तो लंबा दिखाई देगा, कहीं भी आप देख लेना। एक तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई वास्तविक परिवर्तित हो जाती है, तो हाँ, तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ती है, बताओ। तो भैया यदि तिरछा देखेंगे और एक टंकी रहेगा तो जो आपका गहराई है वो घटती नजर आएगी। आभासी गहराई वास्तविक गहराई में मैंने व्यंजक कराया था, थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। क्या उठा हुआ, इसलिए घटती हुई नजर आएगी। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें क्या है, बताओ। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करना चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। प्रकाशिक तंतु किस परिघटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु किस परिघटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लायक क्वेश्चन है, यहां पर हम बात करेंगे, क्या लेंस का उपयोग उस माध्यम में किया जा सकता है जिससे यह बना है, नहीं। जिससे बना है उससे उस माध्यम में इस लेंस का प्रयोग हम नहीं कर सकते। एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यदि आपका फोकस दूरी पर है, एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, और आपका जो अवतल लेंस होगा प्यारे बच्चों, इसकी क्षमता जो है ऋणात्मक होगी। ठीक, देखिए लेंस की क्षमता वायु में अधिक होती है या जल में, तो लेंस की क्षमता वायु में अधिक होती है, क्योंकि जल में डुबाने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता कम हो जाती है। आपको पता है भैया लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। फोकस दूरी यदि बढ़ गई तो क्षमता ऑलरेडी कम हो जाती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक बताओ, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। आगे देखो, रेले के नियम का सूत्र, तो I बराबर I समानुपाती 1/λ का पावर 4। आकाश नीला रंग दिखाई देता है, क्यों, तो आकाश नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन आता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता में क्या संबंध है, ओमेगा बराबर θ/δ। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, तो बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होगा प्रिज्म से गुजरने पर, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। क्या कारण है कि दर्पण द्वारा वर्ण विक्षेपण नहीं होता, तो क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी प्रकाश के रंग पर निर्भर नहीं करता, इस कारण से वर्ण विक्षेपण नहीं होता। ठीक है, बस यही है प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और
यहाँ पर देख लो, सरल सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब कैसी होती है, सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी। इसको लिख लो आप लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, उल्टा और आभासी। ओके, तो इस प्रकार से इसमें जो सिलेक्टेड है वो तो कर ही लिया आपने, यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव 7 नंबर के आने हैं, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आप लोग इतना कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग भी प्रैक्टिस करो, बस सुन लो भैया, सोते समय आप मोबाइल चालू कर लो, अपने कान पे सुनते रहो, ऑब्जेक्टिव यही आपको काम में आएगा। मजा ना आए तो फिर आप लोग बिल्कुल सो जाओ, आज बेहतरीन रात में सो जाओ, कल सुबह से बेहतरीन पढ़ाई करिए। रात में ज़्यादा नींद मतलब लें प्यारे बच्चों, मतलब कम नींद ना लें, है ना, जैसे कुछ बच्चे को रात भर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना, बेहतरीन आप सो और बिंदास कल से पढ़ाई करना। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना बोलें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।